आइए लल्लन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने। 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है लल्लन टॉप ऐप पर। In association with Himalaya Green Tea Tulsi. एक मैदान, उसमें खड़े हजारों लोग जिनमें औरतें और बच्चे भी हैं। उस मैदान में आता है एक हैवान और देता है आदेश गोली चलाने का। चीख पुकार मच जाती है। खून की नदियों के बीच एक बच्चा दिखाई देता है जो अपनी मरी हुई माँ के सीने से दूध पीने की कोशिश कर रहा है। ये नज़ारा सुनकर आपकी आंखों के आगे एक मंजर घूम गया होगा। कानों में सुनाई दे रहा होगा बस एक ही नाम, जलियांवाला बाग। बरतानिया हुकूमत के हाथों पर जलियांवाला के खून के धब्बे 100 साल बाद भी उस जुल्म की गवाही देते हैं। जलियांवाला की मिट्टी से पैदा हुआ उधम सिंह, जिसने ब्रिटेन जाकर डायर का इंसाफ किया। पैदा हुआ एक भगत सिंह, जिसने जलियांवाला की मिट्टी हाथों में भरकर अहद उठाया कि अंग्रेजों को इस सरजमी से उठाकर फेंक देगा। ये कहानियां हैं पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग की। लेकिन जलियांवाला एक ही नहीं था। अमृतसर से कई मील दूर गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पर एक और जलियांवाला को अंजाम दिया गया था, जिसमें मारे गए थे हजारों भील। चूंकि वो कबीलाई लोग थे, उनका लिखित इतिहास नहीं था, इसलिए इस नरसंहार की बात किसी ने ना लिखी ना किसी ने पढ़ी। लेकिन फिर भी वो इतिहास जिंदा रहा इन कबीलों के बुजुर्गों की आंखों में, उनकी कहानियों में। इसी कहानी को आज के एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं तारीख, भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम। भील राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। भील शब्द बिलू से बना है, जिसका मतलब होता है कमान। तीर कमान चलाने में इन लोगों का कोई सानी नहीं। भीलों का समुदाय उदयपुर के आसपास बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में रहता आया है। राजस्थान के इतिहास में इन भीलों का एक प्रमुख योगदान रहा है। मेवाड़ के राज्य चिन्ह को देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें राजपूत योद्धा के बगल में भील योद्धा का चित्र भी बना हुआ है। जब हल्दी घाटी की जमीन पर महाराणा प्रताप मुगल सेना से लोहा ले रहे थे, तब उनका नारा हुआ करता था, भील जायो रानी जायो भाई भाई। यानी भील का बेटा और रानी का बेटा भाई भाई है। इस भील समुदाय में 1890 के आसपास एक नेता का उदय हुआ। नाम था गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर राजस्थान में हुआ था। उनके कबीले वाले बंजारे थे और उन्हें अक्सर बंधुआ मजदूरी का काम करना पड़ता था। 1899 में पश्चिम भारत में भयंकर अकाल पड़ा और गोविंद गिरी ने देखा कि उनके कबीले वाले चोरी चकारी करने लगे। उन्होंने अपने कबीले में सामाजिक सुधार का बीड़ा उठाया और शराब और मांस के सेवन को वर्जित कर दिया। धीरे धीरे गोविंद गिरी भीलों के आध्यात्मिक नेता बन गए। लोग उन्हें गोविंद गुरु के नाम से बुलाने लगे। उस दौर में राजा रजवाड़े भीलों से बंधुआ मजदूरी कराते थे, वहीं उन पर भारी टैक्स भी लगाया जाता था। गोविंद गुरु ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन को मजबूती देने के लिए गुरु ने सफ सभा नाम का एक सामाजिक धार्मिक संगठन बनाया। गांव-गांव में इसकी इकाइयां स्थापित की गई। आंदोलन से जुड़े लोग अग्नि को शक्ति मानते थे और अग्नि के आगे खड़े होकर पूजा हवन करते थे। इसे धूनी लगाना कहा जाता था। इसी धूनी से खड़ी हुई एक चिंगारी जिसने अंग्रेजों में खलबली पैदा कर दी। हुआ यूं कि साल 1910 में गोविंद गुरु ने अंग्रेजों के सामने अपनी 30 मांगे रखी, जिनमें बंधुआ मजदूरी, लगान और भीलों के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग रखी गई थी। अंग्रेजों ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया और वो भगत आंदोलन को दबाने में लग गए। यहाँ से शुरुआत हुई एक आखिरी निर्णायक संघर्ष की, जो घूम फिर कर इकट्ठा हुआ मानगढ़ टेकरी में। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी और उनके अनुयायी मानगढ़ पहुंचे। घने जंगलों से घिरा हुआ यह इलाका बांसवाड़ा और संतरामपुर के बीच पड़ता था। गुरु गोविंद ने अपने अनुयायियों तक संदेश पहुंचाया कि मानगढ़ में कार्तिक की अमावस्या को घूनी जमाई जाए, मतलब घूनी रमाई जाएगी। एक अनुमान के अनुसार 1.5 लाख भील मानगढ़ में इकट्ठा हुए। जल्द ही अफवाह फैल गई कि भील बांसवाड़ा और संतरामपुर राज्य के खिलाफ विद्रोह कर भील साम्राज्य की स्थापना करने वाले हैं। दोनों राज्यों ने अंग्रेजों से मदद मांगी।
अंग्रेजों ने गोविंद गुरु के सामने एक पेशकश रखी। वो भीलों को सालाना जुताई के लिए 1.25 रुपया देने को तैयार थे, लेकिन भीलों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अपने आंदोलन के दौरान भील तब एक गाना गाया करते थे जिसके बोल थे, ओ भुरेतिया नहीं मानू रे नहीं मानू, यानी ओ अंग्रेज हम नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। मानगढ़ टेकड़ी से भीलों का संग्राम शुरू हुआ, जिसका पहला कदम था संतरामपुर थाने को अपने कब्जे में लेना। गुरु गोविंद की दाहिनी हाथ पुंजा धिरजी पराधी और उनके समर्थकों ने एक रोज थाने पर हमला बोल दिया, जिसमें इंस्पेक्टर गुल मोहम्मद की मौत हो गई। इस घटना ने बांसवाड़ा, संतरामपुर, डूंगरपुर और कुशलगढ़ रियासतों में भीलों में जोश भर दिया। आंदोलन ने और भी तेजी पकड़ ली। अंग्रेजों को लगा कि यदि समय रहते आंदोलन कुचला न गया तो भारी मुसीबत हो सकती है। अंग्रेज अफसर R.E. हैमिल्टन ने भीलों को चेतावनी दी कि जल्द से जल्द मानगढ़ को खाली कर दे। इसके लिए एक आखिरी तारीख भी नियत कर दी गई, 15 नवंबर 1913। तारीख आकर चली गई, लेकिन भीलों ने मानगढ़ टेकड़ी खाली करने से इनकार कर दिया। 17 नवंबर तक मानगढ़ टेकड़ी के आसपास ब्रिटिश फौज का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका था। 2 अंग्रेज अफसरों की अगुवाई में अंग्रेज फौज ने मानगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। सबसे पहले उन्होंने हवा में गोली चलाई। इसके बाद शुरुआत हुई भीषण नरसंहार की। इस हमले के लिए मशीन गनों और तोपों का इस्तेमाल हुआ था, जिन्हें गधों खच्चरों पर लादकर मानगढ़ के पास दूसरी पहाड़ियों पर लाया गया था। इनकी कमान अंग्रेज अफसर मेजर S. बेली और कैप्टन E. स्टाइली के साथ हाथ में थी। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार उदय माहुरकर ने मानगढ़ नरसंहार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट में उदय गुजरात यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले अरुण वाघेला से बात करते हैं और अरुण वाघेला बताते हैं कि भीलों ने मानगढ़ हिल को किले में तब्दील कर दिया था, जिसके भीतर देसी तमंचे और तलवारें जमा थी। उन्होंने अंग्रेज फौज का सामना किया क्योंकि उन्हें गोविंद गुरु की आध्यात्मिक ताकत पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगता था कि गुरु की शक्ति गोलियों को ततैयों में बदल देगी। भरोसा काफ़ी न था। मशीन गन के आगे देशी तमंचे कितने देर ठहरते, इधर से गोलियां चलनी शुरू हुई और देखते ही देखते पूरी टेकरी खून में नहा गई। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के अनुसार अंग्रेजों ने खच्चरों के ऊपर तोप जैसी बंदूक लाद दी थी और उन्हें वे गोले में दौड़ाते थे, जिनसे लगातार गोलियां चलती जाती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारा जा सके। कई घंटों की गोलीबारी के बाद आखिर में जब एक अंग्रेज अफसर ने देखा कि एक मरी हुई भील महिला का बच्चा उससे चिपट कर उसके स्तनों से दूध पीने की कोशिश कर रहा है, तब जाकर उसने गोलीबारी रोकने के आदेश दिए। गोलीबारी में मरने वालों की संख्या सैकड़ों हजारों में थी। कई लोगों ने भागने की कोशिश की और वो पहाड़ी से गिरकर मर गए। जो बचे वो आसपास की गुफाओं में छुप गए। इस नरसंहार में मारे जाने वालों की गिनती 500 से 1500 के बीच है। 69 वर्षीय मत्था जिथड़ा गरासिया के दादा वार सिंह गरासिया और उनकी चाची उस गोलीबारी में मारे गए थे। माथा बताते हैं, इस हत्याकांड से इतना खौफ फैल गया कि आज़ादी के कई दशक बाद तक भील मानगढ़ जाने से कतराते थे। बांसवाड़ा के तेमरावा गांव के 66 वर्षीय भील किसान लालशंकर पराधी इस इतिहास के टुकड़ों को जुटाने के लिए गांव-गांव जा चुके हैं। उनके दादा तिहा भी, जो गोविंद गुरु के सहयोगी थे, इसमें मारे गए थे। लालशंकर ने अब तक करीब ऐसे 250 परिवारों से घटना की मौखिक जानकारी जुटाई है, जिनके परिजन मानगढ़ टेकरी पर मारे गए थे। तिहा के पार्थिव शरीर को गोलीबारी में बच गए 6 भील गांव लेकर आए थे। उन्हें पास के ही जंगल में दफना दिया गया था। बाद में लालशंकर के पिता पुंगर ने यहाँ पर एक स्मारक बनवा दिया और नाम दिया जगमिंदर सत का चोपड़ा, जगमिंदर सच्चे इतिहास का स्थान। इस हमले में जो लोग बचे उन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें गोविंद गुरु का नाम भी शामिल था। उन पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन अंग्रेजों ने दोबारा विद्रोह से डरकर फांसी को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। गुरु गोविंद ने अगले 6 साल हैदराबाद की जेल में गुजारे। बाद में उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो भीलों के प्रदेश में दोबारा कभी न जा सकेंगे। वे गुजरात में लिमड़ी के पास कंबोई में बस गए और 1931 में उनका निधन हो गया। 21वीं सदी में भी कंबोई में गुरु गोविंद समाधि मंदिर में उनके अनुयायी उन्हें श्रद्धांजलि देने आते हैं। मानगढ़ टेकरी नरसंहार की कहानी किसी ऐतिहासिक दस्तावेज का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन बांसवाड़ा में रहने वाले लोगों ने इन कहानियों को अपनी स्मृति में सहेज कर रखा। नवंबर 2022 की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा नामक एक पब्लिक प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। उन्होंने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों से मिलकर मानगढ़ धाम के विकास पर काम करने को कहा, ताकि आज़ादी के आंदोलन की ये कहानी
दुनिया तक पहुंच पाए। हमारा ये एपिसोड भी इसी दिशा में एक प्रयास था। भारत के महान वीरों से जुड़ी कहानियां हम आप तक लाते रहेंगे। तारीख का ये एपिसोड आपके लिए लिखा था मेरे साथी कमल ने, कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया जतिन ने। लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी सूचना, 18, 19 और 20 को लल्लन टॉप अड्डा है दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में। आप वहाँ आकर हमसे मिल सकते हैं, उन लोगों से मिल सकते हैं जिनको आप रील और कैमरे पर देखते हैं। तो आइएगा ज़रूर, हमें आपका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। 3 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर वक्त है आमंत्रण का। आइए मिलिए, क्योंकि शहर दिल्ली में फिर जमने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। वो मौका जब स्क्रीन की सीमाएं टूटती हैं, हम वीडियो में दिखता कोई चेहरा बस नहीं रह जाते, आप किसी पोस्ट पर आए रिएक्शन का आंकड़ा बस नहीं रह जाते। अपनी शिकायतों, उम्मीदों, उल्लास और प्रेम के साथ चले आइए। पता है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, तारीख 18, 19 और 20 नवंबर। इंतजार सिर्फ आपका। ये लास्ट लाइन बहुत चीखी थी, जल्लू जल्लू लाना।